ओके जी, चलिए पहले हमने क्या कर लिया है, सीएनएस ऑलरेडी हमने कर लिया है। आज किसका पीवाईक्यू देखेंगे, आज देखेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का पीवाईक्यू। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इन द सोन स्पायरोमेट्री इमेज व्हाट टर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट लेवल्ड एफ। व्हाट टर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट लेवल्ड एफ। स्पायरोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पायरोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। सो जनरली अगर हम देखें तो ये जो है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं ए से, जिसको डिनोट किया गया दैट इज टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल वॉल्यूम हम लेते हैं एयर का और वापस जनरली करते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, टाइडल वॉल्यूम, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 500 ml। यहाँ पे ये जो बी देख रहे हैं आप, ये इतना वाला रीजन, दिस रीजन इज कि अगर हम नॉर्मली जो कर रहे हैं रेस्पिरेशन, उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे। फोर्सफुली अगर इंस्पायर करेंगे तो वो यानी कि जो एक्स्ट्रा एयर हम लेंगे दैट इज नथिंग बट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ठीक है, IRV। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ये जो डी वाला है यहाँ पे, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। अब यहाँ पे हम एक्सपिरेशन भी कर रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या है, एफ वाला। अब एफ वाला देखो, ऊपर से लेके नीचे, ये पूरा नीचे का जो है, दिस इज रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 1300 ml। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। अब इसमें देखो, ये सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी जितना है ना, ये इंस्पिरेटरी IRV जो है, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद ये ERV जो है उसको भी। अब ये सब को अगर हम जोड़ेंगे तो दैट इज नथिंग बट फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी या फिर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। और अगर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और हम रेसिडुअल वॉल्यूम को भी अगर हम जोड़ दें, दैट विल बी नथिंग बट TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन में टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और पूछा गया है एफ के लिए। सो एफ इज नथिंग बट forced vital capacity which is equals to tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume। ठीक है, ERV, IRV और TP, टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जनरली क्या होता है, 1000 to 1200 ml, 1000 to 1200 ml होता है। टोटल लंग कैपेसिटी का अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इसका कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, सो TLC क्या होगा, TB, IRV, ERV और RV का सम। अब नेक्स्ट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, TB प्लस IRV। TB टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल लेते हैं, और उसमें जोड़ देंगे क्या, IRV जो एक्स्ट्रा हमने लिया है फोर्सफुल इंस्पिरेशन से। ठीक है, आगे देखते हैं। अ मदर कम्स टू हॉस्पिटल विथ न्यू बॉर्न बेबी हु एक्सपायर्ड इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ ऑन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ लंग्स कोलैप्स्ड एल्वियोलाई फिल्ड विथ व्हाइट मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। अब एल्वियोलार कोलैप्स को बचाने के लिए जनरली एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट बोलते हैं। सो सर्फेक्टेंट जनरली, अब सर्फेक्टेंट की कमी यहाँ पे हो सकती है ना। सो अगर सर्फेक्टेंट के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझ ले तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। OBG में भी पूछा जाएगा हमको, है ना, OBG में पूछा जाएगा। उसके बाद जनरली हमको ये पैथो में पूछा जाएगा, हर एक जगह पे मेडिसिन में पूछा जाएगा सर्फेक्टेंट के बारे में। सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन द there are two types of cells generally present in what, lungs में दो टाइप के सेल होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट और टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट है ना, इसमें मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, टाइप 1 एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट। अब टाइप 1 न्यूमोसाइट का जनरली काम क्या होता है, टाइप 1 न्यूमोसाइट मोर 95% क्या होता है, 95% ऑफ द लंग कंटेंट्स जनरली टाइप 1 न्यूमोसाइट, है ना। और ये किस में मदद करती है, एयर एक्सचेंज में मदद करती है। वहीं पे टाइप 2 न्यूमोसाइट को अगर हम देखें तो ये जनरली क्या प्रोड्यूस करता है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है। और ये जनरली जो सर्फेक्टेंट है, इसमें बायोकेम से भी रिलेट कर लीजिए, है ना, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। बायोकेम से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्फेक्टेंट इज मेड अप ऑफ व्हाट। सर्फेक्टेंट किस चीज से बनी होती है, सर्फेक्टेंट इज जनरली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड, है ना। अब फॉस्फोलिपिड, उसमें मेजर फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है और माइनर होता है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, अब इसमें जनरली ये अभी इसको अगर हम मेडिसिन से करें तो ये L/S जो रेशियो होता है, ये L/S रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 है, L/S लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 है, दैट मीन्स कि द लंग हैज मैच्योर्ड। अगर उससे कम है, दैट मीन्स द लंग हैज नॉट बीन मैच्योर्ड। ठीक है, ये सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कब शुरू होता है, जनरली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, 20 to 35 वीक्स तक चलता है। अगर जनरली पूछे कितने में स्टार्ट होता है, दैट इज 20 वीक्स POG, पीरियड ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, अब इसमें जनरली सर्फेक्टेंट की जनरली फंक्शन क्या होती है, सो जनरली दिस सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई। इट
रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन इन एल्वियोलाई। अब अगर प्री मैच्योर बर्थ है तो उसमें क्या हो जाएगा, लेस सरफेक्टेंट होगा। प्री मैच्योर बर्थ है तो लेस सरफेक्टेंट होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन डैमेजेस द एल्वियोलाई कॉजिंग ट्रांसड्यूएशन ऑफ प्रोटीन इनटू एल्वियोलाई। ट्रांसड्यूएशन ऑफ प्रोटीन कहाँ हो जाएगा, एल्वियोलाई में हो जाएगा, व्हिच फॉर्म्स हाइलिन मेम्ब्रेन एंड लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि हमको इसी में पूछा गया है, यहीं पे पूछा गया है ना। और द लंग्स कोलैप्स एल्वियोलाई फिल्ड विथ वाइट मेम्ब्रेन्स। वाइट मेम्ब्रेन्स जो हाइलिन मेम्ब्रेन के फॉर्म के कारण होता है, फॉर्मेशन के कारण होता है। सो दैट विल लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सो हम यहाँ पे ऑप्शन तो लगा लेंगे मजे से, है ना, दैट इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। अब एक दो चीज़ें और फिजियोलॉजी में जो अगर ज़्यादा पूछ सकती है, कभी कभार नीट पीजी में इससे थोड़ा हाई लेवल का अगर पूछे तो नीट पीजी में पूछ सकता है जनरली, कि प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट को स्टिमुलेट कौन करता है और उसको डिक्रीज कौन करता है ना। सो जनरली इंसुलिन डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट एंड स्टीरोइड और थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन क्या है, स्टीरोइड लाइक हार्मोन है, नॉट स्टीरोइड हार्मोन बट स्टीरोइड लाइक हार्मोन। ये भी एक क्वेश्चन इंडोक्राइन में पूछ सकता है जनरली। सो स्टीरोइड और थायराइड लाइक हार्मोन्स इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट व्हाइल एज डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब जनरली हम एल बाई एस रेशियो हम करते हैं, जनरली मेडिसिन में पूछा जा सकता है एल बाई एस रेशियो क्या होगा, या फिर ओबीजी में भी पूछा जा सकता है। सो एल बाई एस रेशियो जनरली कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए फॉर इंडिकेटिंग द फीटल लंग मैच्योरिटी। पर ये क्या ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, नहीं, दिस इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर लंग इन्वेस्टिगेशन, नॉट ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन फॉर लंग मैच्योरिटी क्या है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल इन एमनियोटिक फ्लूइड। ये भी हम याद कर लेंगे। थोड़ा हाई लेवल में अगर क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से, टफ अगर क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ से भी बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अ मैन केम टू ओपीडी विथ कंप्लेंट ऑफ साइनसाइटिस एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ही ऑल्सो गिव्स द हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री दे रहा है फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब कॉन्जेनाइटल इनफर्टिलिटी नहीं है, पहले कुछ वर्षों से वो दिखा रहा है। ऑन फर्दर एग्जामिनेशन थोरेसिक कैविटी ऑर्गन फाउंड टू बी एन अपोजिट साइड। थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन क्या हो गए, अपोजिट साइड में चले गए। व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, अभी देखो जनरली इनफर्टिलिटी का जनरली दे रहा है, साइनसाइटिस भी दे रहा है और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी दे रहा है। सो ये सब हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कार्टाजीनर सिंड्रोम। कार्टाजीनर सिंड्रोम क्या है जनरली अगर हम देखें, कार्टाजीनर सिंड्रोम जनरली इज ड्यू टू, क्या होता है, डिफेक्ट इन डाइनिन आर्म। डाइनिन ये पैथो में हमको पूछ सकता है ना, यहाँ पे तो नहीं पूछेगा बट ये पैथो में हमको पूछ सकता है कि डिफेक्ट इन डाइनिन आर्म ऑफ सीलिया। सीलिया के डाइनिन आर्म में अगर डिफेक्ट हो गया, दैट विल लीड टू कार्टाजीनर सिंड्रोम। और कार्टाजीनर सिंड्रोम में जनरली क्या होता है, जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जिससे लाइन होता है वहाँ पे सीलिया होता है, और सीलिया क्या है, डाइनिन आर्म में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। देयर विल बी अ डिफेक्ट इन द डाइनिन आर्म ऑफ द सीलिया, दैट विल लीड टू कार्टाजीनर सिंड्रोम। ठीक है, कार्टाजीनर सिंड्रोम। अभी जनरली ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, पैथो से इसको इंटीग्रेट कीजिए। ब्रोंकियल अस्थमा में चारकोट लेडन क्रिस्टल्स देखे जाते हैं ना, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स विच आर इओसिनोफिलिक। कैलमन सिंड्रोम में क्या होता है, एनोस्मिया प्लस कॉन्जेनाइटल हाइपोगोनाइडिज्म। इसलिए मैंने बोला था कॉन्जेनाइटल नहीं है, कॉन्जेनाइटल अगर है, कॉन्जेनाइटल हाइपोगोनाइडिज्म करके ओबीजी का क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दैट इज गाइने में। सो एनोस्मिया और कॉन्जेनाइटल हाइपोगोनाइडिज्म है, दैट विल लीड टुवर्ड्स कैलमन सिंड्रोम। चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम क्या है, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम इज नथिंग बट अस्थमा, फीवर, इओसिनोफिलिया, वास्कुलाइटिस और ग्रैन्युलोमा, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। कार्टाजीनर सिंड्रोम का अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो ब्रोंकिएक्टेसिस, साइनोसाइटिस, देख लो साइनोसाइटिस है यहाँ पे जो कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। साइटस इन्वर्सस यानी कि जो ऑर्गेन्स है वो अपोजिट साइड में शिफ्ट हो गए। साइटस इन्वर्सस नॉर्मली जो जहाँ होते हैं उनसे क्या हो गया, ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो गया। सिलियरी डिस्काइनेजिया क्यों होता है, सिलियरी डिस्काइनेजिया ड्यू टू जनरली, सिलियरी डिस्काइनेजिया काइनेसिया इज जनरली ड्यू टू द डिफेक्ट इन द डाइनिन आर्म ऑफ जनरली व्हाट द सिलिया, डाइनिन आर्म इन द सिलिया। और इससे क्या भी हो जाएगा, अगर सिलियरी डिस्काइनेजिया है तो दैट विल लीड टू मेल स्टेरिलिटी आल्सो, दैट विल लीड टू मेल स्टेरिलिटी आल्सो। ठीक है, इतना हम यहाँ पे अगर समझ लें तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। ठीक है, अब छोटा करता हूँ थोड़ा इसको, ऊपर देखते हैं।
हाँ, टू मेडिकल स्टूडेंट्स आर प्लानिंग अ ट्रिप टू ले, है ना, दे वांट टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द अक्लामाटाइजेशन। एक्लामाटाइजेशन यानी कि सिंपली क्या है कि अगर हम अपने जो नॉर्मल सी लेवल पे जिस पे हम रहते हैं या फिर उससे थोड़ा ऊपर रहते हैं, अगर मैं अगर सीधा चला जाऊँ, अगर 8000 माउंट एवरेस्ट पर अगर मैं क्लाइंब कर लूँ, तो वहाँ पे मेरी बॉडी क्या होगी, खुद को जनरली क्या नहीं कोप अप नहीं कर पाएगी उस कंडीशन से, क्या, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होते जाता है, और जितना हम नीचे जाते हैं डीप सी डाइविंग का अगर देखें तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाता है। सो जनरली अक्लामाटाइजेशन क्या है, एडेप्टेशन ऑफ द बॉडी विद द न्यू कंडीशन, जो कि ज़्यादा अल्टीट्यूड पे हम जा रहे हैं वहाँ पे एक्लामाटाइजेशन होगा। इन हाई अल्टीट्यूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल नॉट बी सीन इन हाई अल्टीट्यूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन अगर हुआ तो हमको क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन, आरबीसी के काउंट बढ़ जाएंगे, कैपिलरी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन मायोग्लोबिन हो जाएगा, है ना। मायोग्लोबिन से एक क्वेश्चन मुझे याद आया, अगर मायोग्लोबिन है, जैसे हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल कितने को कैरी कर सकता है, हीमोग्लोबिन अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ जनरली ऑक्सीजन। अगर मायोग्लोबिन है तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, वो भी याद रखे, है ना। सो जनरली हाइपोवेंटिलेशन नहीं, हाइपर वेंटिलेशन होता है। क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए हमको शरीर में, तो हम वेंटिलेशन और जल्दी जल्दी फास्ट होगा, दैट इज नथिंग बट हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम देखें, जनरली ऑक्सीजन 99% हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के जाता है, ठीक है, और 1% किसके जाता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाता है। टोटल अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी की बात करें तो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अगर मानो ये हीमोग्लोबिन है तो इसके पास ऐसे 4 हाथ होंगे, है ना, 1 2, है ना, 3 और ये 4 हाथ होंगे इसके पास, और चारों में ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाएगा टिश्यू के पास। सो दिस इज नथिंग बट वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 4। और एक है तो वो क्या है, मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन कितना करेगा, एक करेगा, एक ऑक्सीजन ही ट्रांसफर करेगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्मूथ मसल कंपेयर टू वॉल थिकनेस। वाल थिकनेस के हिसाब से मैक्सिमम स्मूथ मसल्स किस में है। अभी देखो जनरली शुरू कैसे होता है, ये बात समझना होगा हमको, थोड़ा बेसिक, एकदम बेसिक समझना होगा। अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल क्या होता है, डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम ब्रोंकस टू एल्वियोलाई। ब्रोंकस से जब हम एल्वियोलाई में आएंगे, जो जो नीचे जितना हम जाते जाएंगे हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उतना स्मूथ मसल क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। अभी जनरली देखो, सबसे पहले ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकस, उसके बाद टर्माइनल ब्रोंकियोल, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उसके बाद अल्वियोलर डक्ट्स, उसके बाद एल्वियोलर सैक एंड उसके बाद एल्वियोलाई, है ना। ये ऐसे अरेंजमेंट, तो नॉर्मल अरेंजमेंट ऐसा है। अगर ऐसा है तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोंकस में होगा स्मूथ मसल, उससे कम किसमें, टर्माइनल ब्रोंकियोल, उससे कम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उससे कम एल्वियोलर डक्ट्स, और उसके बाद तो होगा ही नहीं, है कि नहीं, जनरली होगा ही नहीं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम देखें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, इसमें तो जाना ही नहीं है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और टर्माइनल ब्रोंकियोल। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और टर्माइनल ब्रोंकियोल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से कम किस में होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की, जो जो हम नीचे जाएंगे कम होते जाएगा। सो टर्माइनल ब्रोंकियल यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा किसके पास है, टर्माइनल ब्रोंकियल के पास है। आगे देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सीन इन। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो लेफ्ट शिफ्ट होता है दैट इज सीन इन, देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व में जनरली अगर हम राइट शिफ्ट की बात करें तो मोर ऑक्सीजन टू टिश्यू, अगर राइट शिफ्ट हो रहा है यानी कि मोर ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर टू टिश्यू। ये जनरली ड्यूरिंग एक्सरसाइज की कंडीशन में, इसमें क्या होगा, PCO2 बढ़ेगा और डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा राइट शिफ्ट में, H+ आयन बढ़ेगा। अगर H+ आयन बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा या घटेगा, ऑफ कोर्स इट विल गो डाउन, pH विल डिक्रीज, क्योंकि जितने नीचे आते हैं, है ना, अगर हम 7 को अगर मिड पॉइंट वहाँ पे लिया जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, 7 से जितने नीचे नंबर है दैट विल बी नथिंग बट एसिडिक, और 7 से जितने ऊपर नंबर है दैट विल बी अल्कलाइन, और दैट इज बेसिक। हमने पढ़ा है बेसिक, हम जब नीट के लिए हम प्रिपेयर करते तभी पढ़ा था हमने। सो जनरली अगर H+ आयन बढ़ रहा है तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज हो रहा है pH यानी कि एसिडिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। 2,3-DPG क्या होगा, बढ़ेगा। अभी 2,3-DPG क्या है, जनरली 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द रैपट ल्यूबेरिंग शंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एक बाई प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, 2,3-DPG। अब ये लो 2,3-DPG इसको मेडिसिन के साथ, पहले मैं लेफ्ट शिफ्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट किस किस कंडीशन में होता है, लेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, जनरली मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो राइट शिफ्ट होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज लेफ्ट शिफ्ट। पीएच इंक्रीजेज, यानी कि पीएच इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा वहाँ पे, और बॉडी टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग एंड 2-3 डीपीजी विल डिक्रीज, 2-3 डीपीजी विल डिक्रीज। सो दिस, अगर इतना हम याद कर लेते हैं तो हमारा ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन करके सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। दिस इज द गोल्डन पॉइंट्स, दे आर द गोल्डन पॉइंट्स दैट आई पुट एट वन प्लेस, जो मैंने एक जगह पे रख दिया है यहाँ पे। अब ये लो 2-3 डीपीजी यानी कि इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पे एफिनिटी इंक्रीज होगा, और अगर ऑक्सीजन का एफिनिटी इंक्रीज होगा तो देयर विल बी लेस डिलीवरी टू टिश्यू, मीन्स इट विल स्टे बाइंडेड, इट विल नॉट गो टू टिश्यू, यानी कि लेस डिलीवरी टू टिश्यू। और हाई 2-3 डीपीजी जनरली डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी, और ये मोर ऑक्सीजन डिलीवर टू द टिश्यू, इतना हमको याद रखना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम उसमें चलते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सीन, तो लेफ्ट शिफ्ट देखो, लेफ्ट शिफ्ट किस में होता है, लो मेटाबॉलिज्म, PCO2 डिक्रीज, पीएच इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज एंड 2-3 डीपीजी डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज्ड पीएच किस में होता है, यहाँ पे जनरली कर्व इज सीन इन इंक्रीज्ड पीएच इज इंक्रीजिंग इन दिस क्वेश्चन, यहीं से पूछा गया क्वेश्चन। सो इंक्रीज्ड पीएच, डिक्रीज पीएच किस में होगा, जनरली राइट शिफ्ट में होगा, डिक्रीज पीएच विल बी सीन इन राइट शिफ्ट। इंक्रीज पीएच यानी कि अल्कलोसिस, ठीक है, अल्कलोसिस। इंक्रीज इन टेम्परेचर राइट शिफ्ट में, इंक्रीज 2-3 डीपीजी, बीपीजी नहीं डीपीजी राइट शिफ्ट में, इंक्रीज PCO2 भी राइट शिफ्ट में। आगे चलो देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऑफ कार्डियक हीमोडायनामिक्स इज शोन बिलो, व्हाट डज पॉइंट बी इंडिकेट। यहाँ पे जनरली हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है और वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें जनरली जो ये ए पॉइंट है, ये है दैट इज नथिंग बट स्टार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। बी पॉइंट जो है वो है ओपनिंग ऑफ ऑर्टिक वाल्व। सी पॉइंट जो है दैट इज द एंड ऑफ इजेक्शन, दैट इज ऑर्टिक वाल्व यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और इजेक्शन बंद हो जाएगा। रिलैक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि फीलिंग इनिशिएट हो जाएगा फिर से शुरू से। दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे पॉइंट कौन सा पूछा गया है हमको, व्हाट डज पॉइंट बी इंडिकेट। सो बी इंडिकेट्स ओपनिंग ऑफ ऑर्टिक वाल्व, ओपनिंग ऑफ ऑर्टिक वाल्व, ठीक है। इतना अगर हम याद कर ले तो ये भी क्वेश्चन हम कर लेंगे। आगे देखते हैं। A 60-year-old patient has complaints of breathlessness, है ना, on climbing stairs, on auscultation heart sounds are normal breath sounds are heard in bilateral lung fills, फ्लो वॉल्यूम लूप इज शोन मार्क्ड इन कलर ब्लू, कमेंट ऑन डायग्नोसिस। अब ये फ्लो वॉल्यूम लूप नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल ये है। अब ये जो फ्लो वॉल्यूम लूप है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है तो जनरली राइट शिफ्ट यहाँ पे अगर दिख रहा है तो दैट इज नथिंग बट राइट शिफ्ट विल लीड टू रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। और लेफ्ट शिफ्ट अगर दिखता है दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पैरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव और एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल। देखो सिर्फ ये देखने से हमको पता नहीं चल सकता, अगर सिंपल बात किया जाए तो ओनली looking at the flow volume loops we cannot decide whether it is generally एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल और पैरेन्काइमल, वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिसाइड। इसके लिए हमको FeV1 और वो सब रेशियो भी पूरा देखना पड़ेगा देन ओनली। बट अगर इसमें हम रफली अगर देखें तो ये ऊपर वाला फेज एक्सपीरेशन और नीचे वाला इंस्पिरेशन फेज है, तो जनरली अगर हम इसको देखें तो जनरली ये क्या दिखता है कि जनरली दोनों कम हो गए हैं, नैरो हो गए हैं, दैट इज शोइंग टुवर्ड्स पैरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिजीज। I am again repeating the same thing कि it is not enough evidence to say that is पैरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, है ना। बट इस क्वेश्चन में हम पैरेन्काइमल के साथ जाएंगे आंसर के लिए। अब देखो जनरली रेसिडुअल वॉल्यूम और TLC बहुत रिड्यूस हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरली वी कैन गो टुवर्ड्स पैरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। अब इसमें थोड़ा मेडिसिन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, जो एक TP रेशियो जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिफेन्यूपिनेली रेशियो, मेडिसिन को इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ पे। FeV1/FVC का रेशियो जनरली क्या होता है, 0.8 होता है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। अगर FeV1/FVC रेशियो लेस देन 0.7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज शोइंग अस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। और FeV1 है ना घटा है और FVC बहुत ज़्यादा घटा है, दैट इज शोइंग अस रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। अगर 0.8 से ज़्यादा है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। सो दो चीज़ें हमको याद रखनी है, FeV1/FVC 0.8 है तो नॉर्मल है, उससे कम है तो जनरली क्या है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, 0.7 से कम है तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ज़्यादा है तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इतना अगर हम याद रखें तो मेडिसिन में भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर्फेक्टेंट इज सेक्रेटेड बाय, ऊपर ही हमने पढ़ा था, सर्फेक्टेंट इज सेक्रेटेड बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 1 न्यूमोसाइट के काम क्या है, गैस एक्सचेंज,
ये कौन से सेल से बने होते हैं? स्क्वामस सेल से बने होते हैं और 95% ऑफ एल्वियोलार सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय टाइप 1 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या होता है? ओनली 5% सरफेस एरिया कवर करता है। नंबर, बट अगर नंबर में देखें तो जनरली क्या होता है? दिस इज मोर न्यूमरस देन टाइप 1। ठीक है, सरफेस एरिया तो ज़्यादा टाइप 1 कवर करता है, बट न्यूमरस कौन है? न्यूमरस इज टाइप 2 न्यूमोसाइट, है ना। और ये किस में काम करता है? जनरली प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट एंड रिपेयर में भी इसकी काम होती है। उसके बाद नेक्स्ट इज इट इज मेड अप ऑफ squamous cell or cuboidal cell. Of course secretory function, and then it will be made up of cuboidal cells. Which of the following is correct about CO2 dissociation curve shown below? CO2 dissociation curve shown below. ये CO2 डिसोसिएशन कर्व है, इसमें जनरली करेक्ट अबाउट CO2 डिसोसिएशन कर्व पूछा गया। अभी जनरली देखो बोहर इफेक्ट जनरली क्या है? डिक्रीज PO2 इन टिश्यू, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज एंड H+ आयन विल इंक्रीज। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? जनरली अगर क्लोराइड शिफ्ट की बात हम करें तो जनरली HCO3 एग्जिट्स आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन एग्जिट होंगे, एंड टू मेंटेन दैट चार्ज, है ना, वो पोलरिटी मेंटेन करने के लिए क्या होगा? क्लोराइड को इंटर करना होगा। एक HCO3 में एक माइनस है, वो बाहर आएगा, और Cl माइनस क्या होगा? अंदर जाएगा, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। दिस इज नथिंग बट क्लोराइड शिफ्ट, और इसी को क्या बोलते हैं हम? हैम्बर्गर फेनोमेनन। सो ये दो तो एक ही चीज हो गए। हेल्डेन इफेक्ट क्या है? रिलीज ऑफ CO2 टू लंग्स, रिलीज ऑफ CO2 टू लंग्स। जनरली सो द आवर आंसर विल बी CO2 के रिलेटेड, ये ऑक्सीजन के रिलेटेड है। पार्ट ऑक्सीजन को क्या करेगा? जनरली डिलीवर करेगा कहाँ पे? अगर ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो रही है टिश्यू में तो उसको हम बोल देंगे बोर इफेक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिलीवरी हो रहा है, दैट इज नथिंग बट आवर हाल्डेन इफेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ह्यूमन लंग नेवर इम्प्टीज इन स्पाइट ऑफ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। अगर पूरा एक्सपीरेशन भी अगर हम फोर्सफुली भी करना चाहें, फिर भी हमारा लंग पूरा क्या होगा? तो खाली कभी भी नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू द लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई बाय सर्फेक्टेंट। दिस सर्फेक्टेंट इज क्लियर्ड बाय, इस सर्फेक्टेंट को क्लियर कैसे करें? हाउ दिस सर्फेक्टेंट इज क्लियर? दिस सर्फेक्ट, इसमें दो चीजें हमको समझनी होगी, एक GCSF और एक GM-CSF। GM-CSF यानी कि ग्रेन्युलोसाइट माइक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और GCF यानी कि ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये जो GCSF होता है जनरली टारगेट्स मेनली न्यूट्रोफिल्स इन द मैरो, और प्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूट्रोफिल फ्रॉम बोन मैरो को जो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम द बोन मैरो। अब GM-CSF जो होता है, GM-CSF यानी कि ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये दोनों क्या है? तो साइटोकाइन है, बोथ आर साइटोकाइंस, है ना, साइटोकाइंस, बोथ आर साइटोकाइंस। और ये जो ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है GM-CSF, दिस विल एक्टिवेट एल्वियोलार मैक्रोफेजेज एंड लीड्स टू फैगोसाइटोसिस एंड दस क्लियर्स द सर्फेक्टेंट। सो डिक्रीज GM-CSF, अगर इसको मेडिसिन के साथ अगर थोड़ा हम या फिर पैथो के साथ इंटीग्रेट किया जाए, तो अगर डिक्रीज GM-CSF है, देयर विल बी लेस क्लियरिंग ऑफ व्हाट? surfactant, and that will lead to surfactant buildup और pulmonary alveolar proteinosis कराएगा। मेडिसिन में अगर हम जाएं तो pulmonary alveolar proteinosis अगर हो रहा है, मीन्स दैट इज ड्यू टू द लेस क्लियरेंस ऑफ जनरली सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट बिल्डअप होगा ड्यू टू डिक्रीज्ड GM-CSF, क्योंकि उसको क्लियर कौन करता है? GM-CSF करता है। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी GM-CSF। एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी एट सेल्यूलर लेवल इज प्रेजेंट इन व्हिच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया? अब देखो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया यानी कि जनरली क्या हो रहा है? सेल के लेवल पे प्रॉब्लम है। हिस्टोलॉजी यानी कि सेल हम पढ़ते हैं, टिश्यू, है ना। सो टिश्यू और सेल्स के लेवल पे क्या है? प्रॉब्लम है, और सेल्स कैन नॉट यूटिलाइज अवेलेबल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अवेलेबल है बट सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, सो दैट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसका आंसर यही होगा। अब और हाइपोक्सिया क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, दिस मीन्स जनरली कि लेस ऑक्सीजन, हाइपोक्सिक मतलब लेस ऑक्सीजन ड्यू टू द जनरली एयर द प्रॉब्लम इज इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज के एक्सचेंज में जनरली प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाए तो वहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी प्रॉब्लम इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज हाइपोक्सिया। एनेमिक हाइपोक्सिया यानी कि ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड ही अगर कम है, जनरली अगर ब्लड कम है तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, और अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो लेस ऑक्सीजन वो लेके ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, तो एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट बी रीचिंग टुवर्ड्स द टिश्यू, सो दैट इज नथिंग बट एनेमिक ड्यू टू
लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और वो एनीमिया में देखा जाएगा। और कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पैथो या फिर मेडिसिन से। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ, सो जनरली ड्यू टू स्लो सर्कुलेशन। स्टैग्नेंट इज जनरली, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया इज ड्यू टू स्लो सर्कुलेशन, एग्जाम्पल इन सर्कुलेटरी शॉक और congestive heart failure, congestive heart failure. So generally histotoxic is due to defect in the tissue level, defect at the tissue level, oxygen is present but the tissue cannot generally utilize that oxygen. Stagnant यानी कि there is a problem in circulation, the slow circulation है, इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। hypoxic oxia is hypoxia is generally due to the inadequate gas exchange, example in the high altitude respiratory disorders. Anemic hypoxia is due to the reduced oxygen carrying capacity that can be seen in anemia or कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोक्सिक। अब देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, टंग ट्विस्टर है ये तो, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। ये जनरली अगर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का बात करें तो ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और ड्यू टू इनएडिक्वेट गैसियस एक्सचेंज। इनएडिक्वेट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जनरली एनेमिक में दिखा जाता है, और हाइपोक्सिक यानी कि ड्यू टू इनएडिक्वेट गैसियस एक्सचेंज, ड्यू टू इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज। इनएडिक्वेट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी इज अनेमिक, है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एनेमिक हाइपोक्सिया, है ना, ड्यू टू इनएबिलिटी टू यूटिलाइज ऑक्सीजन, यूटिलाइज ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा, दैट इज हिस्टोटॉक्सिक, हिस्टोटॉक्सिक। ड्यू टू स्लो सर्कुलेशन, दैट इज नाम से हमको पता चल रहा है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, अब ये कर लिया तो हमको बहुत इजी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। चलो, कमेंट ऑन द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ अ पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी स्पाजम दैट रिजेंबल्स ब्रेथ होल्डिंग। प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी स्पाज्म रिजेंबलिंग ब्रेथ होल्डिंग। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हम जनरली कहाँ पे पढ़ते हैं, पेडिया में पढ़ते हैं, ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स इन जनरली चिल्ड्रंस, बच्चों में, है ना। सो जनरली दिस ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स जो है दैट रिजेंबल्स टू एपन्यूसिस, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, एपन्यूसिस बोलते हैं, ड्यू टू द डिफेक्ट इन द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर में, है ना, पॉन्स में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर में अगर डिफेक्ट हो गया दैट विल लीड टू एपन्यूसिस। और ये जनरली क्या होता है, जनरली एपन्यूस्टिक ब्रीथिंग हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बायोट ब्रीथिंग क्या है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए उसको भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, मेडिसिन के साथ भी थोड़ा इंटीग्रेट हो जाएगा। बायोट ब्रीथिंग जनरली क्या है, इरेगुलर डिसऑर्गेनाइज्ड विथ पीरियड्स ऑफ एपनिया, इरेगुलर डिसऑर्गेनाइज्ड ब्रीथिंग विथ पीरियड्स ऑफ एपनिया, ठीक है। जनरली सो इट इज सीन इन, मेडिसिन में पूछा जाएगा कि बायोट ब्रीथिंग इज सीन इन, बायोट ब्रीथिंग इज सीन इन ब्रेन ट्रॉमा, सीएनएस डिसऑर्डर, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ओपियोइड पॉइजनिंग और स्पाइनल मेनिंजाइटिस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि ओपियोइड पॉइजनिंग, ये हमको याद करना है, बायोट ब्रीथिंग। काइनी स्ट्रोक्स ब्रीथिंग, टाइनी स्टॉक्स ब्रीथिंग जनरली इट इज सीन इन, जनरली ये पहले होता क्या, इट इज द इंक्रीज डेप्थ फॉलोड बाय एपनिया, देयर इज द इंक्रीज डेप्थ इन द ब्रीथिंग दैट विल बी फॉलोड बाय एपनिया। और ये जनरली किस में देखा जाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस में, एल्टीट्यूड सिकनेस और यूरेमिया जैसे कंडीशन में काइनी स्टॉक्स ब्रीथिंग इज सीन। एपन्यूस्टिक ब्रीथिंग, एपन्यूस्टिक ब्रीथिंग इट इज जनरली प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन एंड शॉर्ट इनसफिशिएंट एक्सपिरेशन, दैट इज नथिंग बट ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स की तरह। सो जनरली इट इज सीन इन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स के जैसे दिखा जाता है, और इट इज जनरली ड्यू टू द इंजरी टू ब्रेन स्ट्रीम, ब्रेन स्ट्रीम में इंजरी। कुस्मॉल ब्रीथिंग क्या है, कुस्मॉल ब्रीथिंग है रेगुलर रैपिड डीप इंस्पिरेशन, रेगुलर रैपिड एंड डीप इंस्पिरेशन, जनरली किस किस में देखा जाता है कुस्मॉल ब्रीथिंग, मेडिसिन से इंटीग्रेट करें तो DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एक्सरसाइज के कंडीशन में, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रीनल फेलियर के कंडीशन में। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। Transpulmonary pressure is the difference between transpulmonary TPP, transpulmonary pressure is the difference between, it is nothing but is the difference between intraalveolar pressure minus intrapleural pressure, intraalveolar minus intrapleural pressure, ठीक है। सो जनरली अगर हम देखें ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन जो बाहर में, थोड़ा सा फिजियोलॉजी समझते हैं, ऑक्सीजन जो बाहर में वो नॉर्मल लेवल पे है तो क्या होगा, जीरो पे हम उसको मान के चलते हैं, उसका प्रेशर क्या है, 0 mmHg। अब अंदर जो हमारा लंग है ना, जब हम इंस्पायर करते हैं तो लंग में क्या होता है, इंट्राएल्वियोलार प्रेशर क्या होता है, +1 mmHg होता है, और ऑक्सीजन जो है आउटसाइड में 0 mmHg में है। सो जनरली ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर से लेसर प्रेशर टू, है ना, द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर क्या होगा, जनरली हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑक्सीजन 0 है, इंट्राएल्वियोलार प्रेशर -1 है। सो जनरली क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन -1 इंट्राएल्वियोलर प्रेशर इज एट -1, है ना। और क्या होगा, बाहर से अंदर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पे जब भी फॉलो करता है, बाहर क्या है 0 पे ऑक्सीजन, और अंदर इंट्राएल्वियोलर प्रेशर क्या हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन -1 पे। सो यहाँ पे ज़्यादा नंबर कौन हुआ, 0। सो हायर पे टू लोअर जनरली क्या होगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा इंस्पिरेशन में। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन अगर हम देखें तो इंट्राएल्वियोलर प्रेशर क्या होता है, +1 mmHg होता है। सो अंदर +1 है और बाहर क्या हो रहा है, जनरली 0 है ना। तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पे कौन है, ज़्यादा प्रेशर पे जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो होगा, और वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन। ठीक है, अब जनरली नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर कितना होता है ना। इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर इज -2.5 mmHg जनरल एट रेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, इंस्पिरेशन के वक्त पे आईपीपी कितना होता है, -6 mmHg, और एक्सपिरेशन के वक्त पे -2.5 mmHg होता है। ठीक है, -2.5 mmHg। अब यहाँ पे देखो, प्रेशर इन एल्वियोलाई एंड इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर, प्रेशर इन एल्वियोलाई एंड इंट्राप्ल्यूरल प्रेशर, alveoli IAP, intraalveolar pressure. So this is the generally answer. Which is correct regarding lungs in an upright posture? अपराइट पोस्चर पे लंग्स में कौन सा राइट है, यहाँ पे जनरली VQ रेशियो के बारे में पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज VQ रेशियो, जनरली एट रेस्ट VQ रेशियो क्या होता है, 0.8 होता है। VQ रेशियो इज 0.8। एट अपराइट पोस्चर जनरली 3.2 होता है। इन एपेक्स, एपेक्स में क्या होता है, 3.2 होता है। V इज हाई एंड Q इज लो, वेंटिलेशन इज हाई एंड द परफ्यूजन इज लो। बेस ऑफ लंग पे क्या होता है, V डिक्रीज होता है और Q इंक्रीज होता है, एंड दैट इज 0.6। सो जनरली VQ रेशियो इज हाई एट द एपेक्स ऑफ द लंग, VQ एट द एपेक्स ऑफ द लंग क्या है, 0.8 से ज़्यादा है, 3.2 है, ये राइट आंसर है। VQ रेशियो इज लो एट द एपेक्स ऑफ लंग, नहीं हाई होता है। VQ रेशियो इज इक्वल, नहीं 0.8 से इक्वल है, नहीं है। सो नन ऑफ द अबव, और ये जनरली ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट, इसमें थोड़ा सा दो चीज़ अगर हम और कर ले तो मेडिसिन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा V/Q रेशियो अगर इन्फिनिटी है तो कौन से प्रॉब्लम में होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एनाटॉमिकल डेड स्पेस। जनरली ये तो प्रॉब्लम नहीं, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में जनरली V/Q वेंटिलेशन, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्या नहीं होता है, एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, वहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता एनाटॉमिकल डेड स्पेस में। सो देयर विल बी V/Q विल बी इन्फिनिटी। V/Q इज जीरो इन व्हिच कंडीशन, द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज generally zero in atelectasis, foreign body obstruction and airway compression, airway compression, atelectasis and airway compression। आगे देखते हैं, which of the following statement is true about functional residual capacity, FRC, functional residual capacity। ये जनरली क्या होता है, functional residual capacity is nothing but the air remaining in lung after नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन अगर हम कर रहे हैं नॉर्मल, है ना, तो उसके बाद एयर कितना रह जाता है वहाँ पे, देखो FRC का फुल फॉर्मूला होता है ERB प्लस RB, यानी कि 1200 प्लस 1300 दैट इज 2500 ml, और सम बुक्स राइट इट एज 2200 ml। सो दैट इज 2200 to 2500 ml, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। आगे देखते हैं, पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय, ये पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर्स जनरली कहाँ होते हैं, in carotid and aortic bodies, senses the level of oxygen in the blood and transfers the signal to respiratory center for control of respiration। ठीक है, generally these peripheral chemoreceptors are located inside carotid and aortic body, and generally they sense the level of oxygen in the blood and then transfer the signal to respiratory center for control of respiration। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो कैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, कम है तो कैसे कंट्रोल करना है ना, बढ़ाना है, घटाना है, हाइपर वेंटिलेशन करना है, हाइपो वेंटिलेशन करना है, दैट विल बी रेगुलेटेड बाय the respiratory generally centers। ठीक है, सो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय नथिंग बट ऑक्सीजन। बात ही किसका कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कर रहे हैं। ठीक है, ये अदर, ये हाइड्रोजन, CO2 और पीएच जो है, ये ऑल थ्री एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द CNS रिसेप्टर सेंटर। ठीक है, CNS में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वहाँ पे ये एक्ट करेगा। द मेन डेंजर ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग इज ड्यू टू, डीप सी डाइविंग में मैंने पहले भी बोला था, डीप सी डाइविंग में क्या होगा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना जनरली, और यहाँ पे सी लेवल पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम 760 mmHg बोलते हैं, और अगर हम ऊपर जाएँ तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज, और ऑक्सीजन का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो जनरली द मेन डेंजर ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते ताकि कोई भी क्वेश्चन करे तो हम इजीली बता सकें। देखो, डीप सी डाइविंग में जनरली क्या होता है, हाई बेरोमेट्रिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एज अ रिजल्ट ये जो
नॉर्मल नॉर्मल प्रेशर पे अगर नाइट्रोजन जैसे गैसेज को हम ले तो वो हमको हार्म नहीं करता है, बट अगर वही हाई प्रेशर पे वो नाइट्रोजन गैस जाए तो वो टॉक्सिक हो सकता है। वो कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन्स करेंगे, कंप्रेशन इफेक्ट ऑन द ऑर्गन, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैसेज, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैसेज जनरली, ठीक है। अब सैफ हीट पे अगर हम जाएंगे तो नाइट्रोजन नार्कोसिस के सिम्टम आ जाएंगे। नाइट्रोजन विल स्टार्ट वर्किंग लाइक अ नार्कोटिक टू अस एट दैट 100 फीट। जनरली अगर 760 mmHg पे है तो कुछ नहीं करेगा नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा गैस तो जनरली नाइट्रोजन ही है प्रेजेंट, ऑक्सीजन तो 22 या 21 या 22% ही है, बट जनरली नॉर्मल प्रेशर पे हमको कुछ नहीं करता है। अगर हम 133 फीट नीचे गए, 133 फीट डाउन इन द सी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट होगा। 166 फीट नीचे गए तो स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी। 200 फीट पे फैटिग, वीकनेस और केयरलेसनेस स्टार्ट हो जाएगा। 233 फीट पे अगर हम गए तो अनएबल टू डू स्किल्ड वर्क्स नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ जजमेंट। और 266 फीट पे अगर हम गए तो विल बिकम अनकॉन्शियस। ये नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डीप सी में। सो जनरली द मेन डेंजर ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग इज ड्यू टू द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एट हाई अल्टीट्यूड अक्लोमेटाइजेशन, ऑक्सीजन कम होते जाएगा और नाइट्रोजन क्या होता जाएगा, ज़्यादा प्रेशर से क्या होता जाएगा, डिफ्यूज करते जाएगा, एंड दैट विल स्टार्ट लाइक टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द नाइट्रोजन विल स्टार्ट। एट हाई अल्टीट्यूड अक्लोमेटाइजेशन हेल्प्स ड्यू टू, एट हाई अल्टीट्यूड अक्लोमेटाइजेशन किसके कारण होता है जनरली, इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड आरबीसी, ऑफ कोर्स ये होता है इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड आरबीसी होता है। ये एक्लोमेटाइजेशन मैंने पहले भी बोला था कि जनरली एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी एट हाई अल्टीट्यूड। इंक्रीज रेटिकुलोसाइट इंडेक्स ये भी होता है। डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन नहीं, ये नहीं होता, ये तो इंक्रीज हो जाता है। अगर हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएं तो इंक्रीज अप टू 65%, ये सबसे इमीडिएट कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म फॉर हाइपोक्सिया। अगर हम ज़्यादा अल्टीट्यूड पे जाएंगे हमको हाइपोक्सिया होगा और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सबसे फर्स्ट मैकेनिज्म बॉडी अडेप्ट करेगा दैट इज डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, नहीं इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन, दैट इज ऑल्सो अप टू 65%। डिक्रीज एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू ऑक्सीजन, नहीं 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 नहीं। जनरली क्या हो जाएगा जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट विल लीड टू इंक्रीज नंबर इन द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स इन फुली एक्लेमेटाइज्ड कंडीशन होता है। ये क्या होता है, फुली एक्लेमेटाइज्ड कंडीशन में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम भी बढ़ जाएंगे, एंड देयर विल बी मोर जनरली ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। सो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऊपर क्या है, इंक्रीज रेटिक काउंट, हाँ ये हो सकता है, और इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड आरबीसी। जनरली अगर हमको फर्स्ट और अर्लीस्ट चेंज करके पूछता तो हम क्या कहते हैं, इंक्रीज रेटिक काउंट, ठीक है, इंक्रीज रेटिक काउंट हम बोल सकते थे। पर यहाँ पे डायरेक्टली हमको अर्लीस्ट चेंज करके नहीं पूछा, सिंपली पूछ दिया हैपेंस ड्यू टू। सो जनरली इट इज ड्यू टू फाइनल एडेप्टेशन क्या होता है, और मोस्ट फंक्शनल इफेक्ट इज ब्रॉट अप बाय द इंक्रीज नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड आरबीसी। इसमें जनरली क्या होता है, ये जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है ये जनरली क्या होता है, इंक्रीजेज फ्रॉम 40, नॉर्मली 45% सेल्स और 55% प्लाज्मा होता है, बट जनरली अगर हम अक्लामेटाइजेशन अगर हम ऊपर जाएँ है ना, तो जनरली क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 45% टू 59% तक क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो जनरली क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन 15 से 20 ग्राम तक चला जाता है, 20 ग्राम तक चला जाता है, ग्राम परसेंट, ठीक है। ये जनरली दिस जनरली ऑकर्स है ना, ये सब क्यों होता है, क्योंकि जब हम हाई पे जाते हैं ना, जो हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो देयर विल बी रिलीज ऑफ इरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम जेजी सेल्स इन किडनी, एंड दैट विल स्टिमुलेट व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ मोर आरबीसी, ठीक है, वो तो हमको पता है। आगे देखते हैं, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग इज प्रिवेंटेड बाय, लंग ओवर इन्फ्लेट ना हो जाए, दैट इज जनरली बाय जनरली सरफेस सर्फेक्टेंट। यहाँ पे सर्फेक्टेंट क्या करता है, इट विल प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ लंग, है ना। जनरली ये देखिए हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स में क्या होता है, द रिफ्लेक्स ट्रिगर टू प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन। इसका अगर हमको अगर एक लाइन याद हो तो ये क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे कि जनरली हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स ट्रिगर टू प्रिवेंट द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग, और वही पूछ रहा है। सो ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग इज प्रिवेंटेड बाय हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, स्मूथ मसल्स ऑफ लंग हैव पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर व्हिच रिस्पॉन्ड टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द लंग ड्यूरिंग लार्ज इंस्पिरेशंस, लिमिट्स टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब शिफ्ट टू राइट इनॉल, राइट शिफ्ट मैंने बताया था, मोर ऑक्सीजन टू टिश्यू, एक्सरसाइज की कंडीशन, इंक्रीज पीसीओ2, डिक्रीज O2, टेम्परेचर इंक्रीज, H+ इंक्रीज, पीएच डिक्रीज, और इंक्रीज 2-3 DPG, लेस लेफ्ट शिफ्ट जो होता है, लेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, पीसीओ2 डिक्रीज, पीएच इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, और डिक्रीज 2-3 DPG। सो यहाँ पर डिक्रीज H+, दैट इज इंक्रीज पीएच, ये हो जाएगा आंसर।
PCO2 इंक्रीज लेवल लीड्स टू, CO2 की इंक्रीज लेवल विल लीड टू, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज लीड्स टू शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू राइट। हमने अभी पढ़ा था PCO2 इंक्रीज यानी कि जनरली क्या होगा, शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन टू राइट, ठीक है। यस शिफ्ट कर्व ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज ड्यू टू यस शिफ्ट, ये जनरली क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ with other oxygen molecule. Which of the following is not responsible for causing a right shift of oxygen? right shift क्या होता है, ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, एसिडोसिस में होता है, क्या होता है, एसिडोसिस में होता है, नॉट एल्कलोसिस। एल्कलोसिस यहाँ पे जनरली क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। और पीएच इंक्रीज कहाँ होता है, जनरली लेफ्ट शिफ्ट में, पीएच लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीज होता है, दैट इज एसिडोसिस इन लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। जनरली राइट शिफ्ट के लिए कौन नहीं होगा, एल्कोलोसिस नहीं होगा, क्योंकि राइट शिफ्ट में जनरली not causing right shift is caused due to acidosis, right shift is caused due to decrease in pH, that is acidosis। आगे देखते हैं, which of the following is not responsible, हो गया ये, आगे देखते हैं। pulmonary chemoreflex is characterized by reflex bradycardia, what will happen to respiration if both vagi are cut। अगर वेगाई को हम काट कर दे, वेगोटोमी अगर कर दें, तो impulse inhibiting respiratory discharge are absent and results in the increase of depth of respiration, so depth of respiration बढ़ जाएगा। डैमेज टू J receptors in lung, apnea followed by rapid shallow breathing। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन बाइंड्स टू वन मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0.8, और इसमें देख लीजिए एपेक्स ऑफ लंग पे 3.2, बेस ऑफ लंग पे 0.6, है ना। इन्फिनिटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एनाटॉमिक डेड स्पेस में 0 एट इलेक्टेसिस, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन और एयरवे कंप्रेशन में। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज नॉर्मल, जो टाइडल वॉल्यूम और वॉल्यूम इंस्पायर्ड फोर्सफुली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्लासेंटा, प्लासेंटा में कौन सा दिखा जाता है। अब ये बोर इफेक्ट, हल्डेन इफेक्ट मैंने पहले ही आपको बोला था, है ना, हैमबर्गर फिनोमिनन यानी कि क्लोराइड शिफ्ट, हल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन। डबल बोर इफेक्ट क्या होता है, जनरली द फीटल हीमोग्लोबिन कर्व लेफ्ट शिफ्ट एंड मैटरनल हीमोग्लोबिन कर्व जनरली क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, सो दैट इज डबल बोर इफेक्ट एंड इट इज सीन इन द प्लासेंटा। याद कर लीजिए इसको। विच इज द साइट ऑफ द जनरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, respiratory rhythm is generated by pre-Böttinger complex located on either side of medulla between nucleus ambiguosus and lateral reticular nucleus, ठीक है। अगर इतना हम याद कर लें, स्वावर दैट विल बी डन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। इफ दिस क्लासेज आर बीइंग इम्पोर्टेंट टू you, then please consider liking and subscribing the channel और and sharing it more with your friends। अगर करेंगे आप तो ज़्यादा क्या हो जाएगा कि मैं फ्रीक्वेंसी में बढ़ा सकता हूँ वीडियोज़ के, है ना। और साथ में पढ़ेंगे, ना मैं टीचर हूँ ना आप टीचर हो, दोनों जन बैठ के पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में। और FMG के लगभग 50 to 60 डेज बाकी है, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई efforts, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल।